सुप्रभात बच्चों, मैं रेनू। आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता उषा, जिसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ और इनकी जो कविताएं थी, कई प्रकाशित इनकी रचनाएं रही और साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान के सहित अन्य अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ जो इनकी कविता दी गई है उषा, उस कविता में उषा का अर्थ होता है प्रातःकाल, जो भोर का समय होता है प्रातःकाल का, उससे पहले सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसको हम उषा कहते हैं। प्रातःकालीन समय जो होता है वो, इस कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसमें हर पल प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, हर पल प्रकृति जो है वो अपना रूप बदलती रहती है और उसी परिवर्तित प्रकृति का पूरा शब्द चित्र इस कविता में कवि ने प्रस्तुत किया है। शमशेर जी एक बिंबधर्मी कवि हैं। यहाँ पर भी उन्होंने गतिशील बिंबों का प्रयोग किया है इस कविता में भी, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का यहाँ पूरा प्रयास किया है। पूरा जो कविता प्रकृति की जो गति होती है कि प्रकृति हर पल गतिशील रहती है, निरंतर गतिमान रहती है, कभी भी प्रकृति अपने आप को रोकती नहीं है। जैसे नदियों का जल निरंतर बहता रहता है, सूर्य हर पल अपनी गति पर चलता रहता है, प्रकृति के प्रत्येक ही जो उपमान है वो हर पल अपनी गतिशील रहते हैं। और ये कविता भी इसका ही एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का जो पूरा वर्णन है वो उन्होंने किया है। वो भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने की कोशिश उन्होंने की है और इसीलिए कवि ने सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं। और जो गांव का यहाँ पर देशज कई शब्दों का यहाँ पर कवि ने इस कविता में वर्णन किया है, जैसे सिल राख से लिपा हुआ चौका। तो आइए हम यहाँ करते हैं अब कविता का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। उषा कविता और इसकी प्रारंभिक जो लाइनें हैं वो है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कि प्रातःकाल बिल्कुल जब सूर्योदय होने से पहले, जब आसमान में सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है बिल्कुल प्रातः है। नभ था, नभ आसमान, आकाश, आसमान जो था, आकाश जो था वो बिल्कुल नीला, जैसे शंख गहरा नीला होता है उस शंख जैसा था। शंख यहाँ पवित्रता का भी प्रतीक है कि प्रातः बिल्कुल तड़के का जो आसमान है वो गहरे नीले शंख जैसा उसका रंग था आसमान का और वो बिल्कुल पवित्रता उसमें दिख रही थी। नेक्स्ट पंक्ति है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये उन्होंने कोष्टक में लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखा है। भोर, भोर भी प्रातः उषा का जो है उसी का पर्यायवाची शब्द है कि भोर का नभ, प्रातः का नभ, उषा का नभ ऐसा लग रहा था कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका। यहाँ देशज का शब्दों का प्रयोग कवि ने किया, जिससे गाँव में जो चौका लिपा जाता है, जो घरों को लिपा जाता है, जो रसोई बनाने का जो स्थान होता है उसको हम चौका कहते हैं। और उसको राख से, राख जो भस्म होती है, ग्रे कलर की होती है, उससे उसको लीप दिया है। और ऐसा क्योंकि पहले बिल्कुल गहरा नीला आसमान होता है और उसके बाद वो स्लेटी रंग का आसमान हो जाता है। तो अब वो स्लेटी रंग का जो आसमान दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल, उसका उपमा अलंकार का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे राख से चौके को लीप दिया गया हो और अभी गीला पड़ा है। कोष्टक में लिखने का अभिप्राय होता है कि उसके बारे में कवि जो है हमें अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं कि उसकी जो नमी है आसमान की वो ऐसे लग रही है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला हो। बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। काली सिल, सिल कहते हैं पत्थर को, और सिल जिस पे हम मसाला पीसते हैं पत्थर पे, तो उसके लिए कवि ने कहा कि अब
वो धीरे धीरे, पहले आसमान कैसा था, बिल्कुल गहरा नीला, उसके बाद वो हुआ स्लेटी रंग का, और अब वो लालिमा जो उसमें आने लगी है, सूर्य निकलने से पहले की जो लालिमा अब दिखाई देने लगी है, उस लालिमा को कवि ने कहा कि ऐसा लग रहा है बहुत काली सिल पे, क्योंकि बिल्कुल काले बादल हैं पीछे, और उस काले बादलों के आगे जो वो लालिमा आने लगी है, वो ऐसे लगने लगी है कि बहुत बिल्कुल काली सिल पर, बिल्कुल काले पत्थर पर ज़रा से लाल केसर, केसर लाल रंग का होता है, जैसे हम जो प्रातःकालीन पूजा के समय टीके के लिए उसको मलते हैं पत्थर पर, मसल कर उसका फिर तिलक लगाया जाता है, तो वो जो केसर है वो उस पर मल दी गई हो, मतलब उस पर बिल्कुल उसको पीस दिया गया हो, और उसके बाद उसको जो धोने के बाद उसकी जो लालिमा रह जाती है पत्थर पर, वो दिखाई दे रही है। तो जो अब लालिमा आसमान में सूर्य की दिखाई दे रही है, वो ऐसे लग रही है कि मानो वो बिल्कुल काले पत्थर को लाल केसर से धो दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब उसके बाद जो उसका जो लाल रंग है, वो लालिमा और ज़्यादा जो बढ़ती जा रही है, वो कैसी लग रही है, स्लेट पर, क्योंकि अब ग्रे कलर आ रहा है। स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक, जो चौक होती है, बच्चे अपनी स्लेट पर जब लिखते हैं लाल खड़िया चौक से, वो ऐसे ही लग रहा है कि बच्चों की स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो। उसको जब हम स्लेट पर लिखते हैं, उस पर जो चौक का हम इस्तेमाल करते हैं, वो लाल खड़िया पत्थर जो होता है उसकी चौक से वो उस स्लेट पर मल दी गई हो। उसके बाद कवि कहते हैं, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब कवि ने यहाँ पर उषा का जो मानवीकरण है वो एक युवती के रूप में किया है, नवयौवना के रूप में किया है। ऐसा लग रहा है जैसे नील जल में, आसमान जो है वो नीला है, कि नीले जल में किसी की गोर, गोर मतलब गोरे रंग की, झिलमिलाती जो उसकी देह की जो रोशनी है, चमक है, वो झिलमिला रही है, देह, शरीर, काया जैसे हिल रही हो। अब जो आसमान में सूर्य निकलने लगा है, उसका जो चमक है सूर्य की, वो गोरे रंग की जो चमक है, वो वहाँ पर अब सूर्य की आने लगी है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो बिल्कुल नीले जल में कोई गोरी जो है, जिस नवयुवती का गोरा रंग है, वो पानी से निकलकर अपने शरीर की जो रोशनी है उसको हिलाती हुई, झिलमिलाती हुई उसे बाहर निकल रही हो। अब यहाँ देखिए पूरी कविता का अगर हम सारांश देखें, कि सबसे पहले कवि ने जो आसमान का नभ था उसको कहा बिल्कुल नीले शंख जैसा, और गहरे नीले रंग के बाद वो स्लेटी रंग में बदल गया, जिसको कवि ने कहा राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला है। और उसके बाद उस आसमान में जो सूर्य की लालिमा छाई, उसको कहा काले पत्थर पर लाल केसर को मल दिया हो। और उसके बाद या फिर स्लेट पर लाल खड़िया चौक बच्चे के द्वारा मल दी गई हो। और उसके बाद जो सूर्य आकाश में निकल रहा है, वो ऐसा लगता है कि जो नवयुवती है वो अपने शरीर को झिलमिलाती हुई नीले जल से बाहर निकल रही हो, और वो पानी हिल रहा हो, जो आसमान में जो बादल हैं वो दिखाई देते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो पानी हिल रहा हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, अब जो ये आसमान का प्रतिपल बदलता हुआ रूप था, वो जादू जिसके सम्मोहन में कवि उलझ गए थे, वो सम्मोहन, वो जादू अब टूटने लगता है, क्योंकि अब उषा रूपी जो सुंदरता थी वो अब समाप्त होने लगती है और सूर्योदय हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश का पूरा सुंदर वर्णन किया है, और उसकी नमी के कारण भी वो गहरा नीला होता है। सूर्य की जो प्रारंभिक किरणें जब आकाश में ऐसी लगती हैं मानो वो काली सिल पर थोड़ा सा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, और काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी किसी ने मल दी हो। और इसका कवि ने पूरा यहाँ बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। यहाँ पर उपमा अलंकार अधिकांशतः प्रयोग हुआ है। प्रातः नभता बहुत नीले शंख जैसा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। राख से लिपा हुआ चौका, ये भी उपमा अलंकार है। बहुत काली सिल जरा से केसर से जैसे धुल गई हूँ, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और काली सिल यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है।
इसके बाद नील जल में किसी की गोर झिलमिल दे, यहाँ पूरी कविता में ही मानव्यकरण अलंकार है क्योंकि उषा का मानव्यकरण कवि ने किया है। तो ये था हमारा इस कविता की व्याख्या। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे इस कविता के क्वेश्चन आंसर, और आपको बेटा इसके वन लाइनर्स जो क्वेश्चन आंसर हैं वो फाइंड करने हैं। जितने भी वन लाइनर्स क्वेश्चन हो, जैसे उषा कविता में सूर्योदय को किस रूप में चित्रित किया गया है आप ये बताएंगे, और भोर के नभ और राख से लिपे हुए चौके में क्या समानता होती है। इस तरीके के आप क्वेश्चन अपने आप से बनाएंगे और उनके आंसर भी अपने आप से खोजने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी बच्चों। धन्यवाद।